जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत बढ़िया हैं। आप सबको बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 14 अप्रैल है और आज की एडिटोरियल डिस्कशन में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तीन एडिटोरियल्स में से, राइट। तो एक जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग जो भी पीछे अमित शाह जी ने कहा था कि जो राज्य सरकारें हैं एक दूसरे के साथ अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो वो हिंदी भाषा का उपयोग करें, इंग्लिश भाषा में ना करें। अब इसको लेकर थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, ऑपोजिशन पार्टीज ने भी इसको लेकर थोड़ा एक मुद्दा खड़ा किया था। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें, वहां पर भी इस बात को लेकर थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी रही थी, बिकॉज देखिए अब हम बात करते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, राइट। तो हम यहाँ पे कितनी सारी भाषाएं हैं, कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो अब यहाँ पे हिंदी को इम्पोज करना, क्या ये वन नेशन वन लैंग्वेज वाली बात हो रही है? तो इसको लेके हम बातचीत करेंगे। इसमें से एक आर्टिकल हिंदू में से आया है आज और एक आर्टिकल इसमें हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में से, और एक एडिटोरियल और हम डिस्कस करेंगे जो कि इंडिया की सोलर पॉलिसी से रिलेटेड है। ये हिंदू एक्सप्लेन्स में आज आया है। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का जो मैराथन सेशन है वो इस संडे से यानी कि 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो 17 अप्रैल को हिस्ट्री का मैराथन सेशन होगा, उसके बाद अगले संडे यानी कि 24 अप्रैल को ज्योग्राफी का, एंड सब्सिक्वेंटली हर एक संडे को डिफरेंट सब्जेक्ट का ये मैराथन सेशन चलता रहेगा। तो इस संडे को कंवल सर हिस्ट्री का मैराथन सेशन ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, देखिए चलो यूट्यूब पे तो ये लाइव टेलीकास्ट होगा ही होगा, लेकिन अगर आप खास करके अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं, मोहाली में रहते हैं, पंचकुला में रहते हैं, अगर ट्राई सिटी में रहते हैं, तो आपके लिए फीजिबल है तो यह मोर देन वेलकम टू कम टू आवर ऑफिस, राइट। अगर आपने हमारे ऑफिस के बारे एड्रेस जानना है, इसके बारे और इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों का ही यहाँ पे लिमिट रहेगी, 30 बच्चे यहाँ पे सेशन अटेंड कर सकते हैं। तो इससे पहले लेट हो जाए, इससे पहले सीट्स एनरोल हो जाए, तो आप ये दिए गए नंबर पे कॉल जरूर कीजिए और अपनी सीट को बुक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो ये आर्टिकल द रियल स्क्रिप्ट बिहाइंड द कॉल फॉर हिंदी इंडिया और एक्सप्लेन में से द लैंग्वेजेस इंडिया स्पीक, तो इन दोनों ही एडिटोरियल्स में से जो समरी है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए कॉन्टेक्स्ट की पहले बात करें। अभी पिछले हफ्ते हमारे होम मिनिस्टर ने यह कहा था कि राज्य सरकार एक दूसरे के साथ जब बातचीत, कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन करनी है तो वो हिंदी का उपयोग करें, इंग्लिश का उपयोग ना करें। अब देखिए ये चैलेंजिंग बात भी है। अब देखिए तमिलनाडु में देखिए हिंदी नहीं ज्यादातर लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन दी ऑफिशियल्स ऑफ तमिलनाडु एंड लेट्स से स्टेट ऑफ पंजाब, तो वो कैसे हिंदी में बातचीत करेंगे? चलो पंजाब में तो हिंदी बोली जाती है लेकिन तमिलनाडु में हिंदी नहीं बोली जाती है, ठीक है। हिंदी बहुत जरूरी भाषा है। इनफैक्ट हिंदी हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से भी आता है, जो 8 शेड्यूल में जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। लेकिन क्या देखिए दोनों बातें यहां पे आ जाती हैं, फेवर में भी और इसके अगेंस्ट में भी। तो क्या ये वन नेशन वन लैंग्वेज वाली बात तो नहीं हो रही है? ठीक है। अब ऑपोजिशन पार्टीज ने इस मूव को क्रिटिसाइज किया कि ये हिंदी इंपोज क्यों की जा रही है। अब देखिए, अभी हमने नेशनल जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वहां पे हमने ये बात पढ़ी थी कि 5वीं कक्षा तक, 5वीं क्लास तक जो बच्चा है अपनी मातृभाषा में एजुकेशन ले सकता है। अब पीछे अगर हम बात करें, पिछले साल वेंकैया नायडू जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था हिंदू में, जहां पे ये बात करी गई थी कि जो बीटेक की जो डिग्री है वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब इतना थ्रस्ट हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी में नेटिव लैंग्वेजेस के ऊपर कर रहे हैं, मदर लैंग्वेजेस के ऊपर कर रहे हैं, चाहे वो कन्नड़ है, चाहे वो मलयालम है, गुजराती है, पंजाबी है, तो ये हिंदी इंपोज करने का आइडिया क्या सही है, क्या गलत है? क्या ये हिंदी इंपोज करी जा रही है? सवाल यहां पे ये खड़ा होता है। तो होम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जो वहां पे जो नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य हैं, वहां पे हिंदी को कंपलसरी कर देना चाहिए अप टू क्लास 10। अब देखिए यहां पे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सच एज दी असम साहित्य सभा एंड द नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस सजेशन गिवन बाय ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह। अब यहां पे कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। तो पहली बात तो हाउ वाइडली इज हिंदी स्पोकन इन इंडिया। देखिए पहली बात तो यह है कि अगर अभी 2021 का तो सेंसस हुआ नहीं, 2021 का भी सेंसस होना है, पैंडेमिक के चलते सेंसस नहीं हो पाया था। 2011 का जो सेंसस हुआ था, लिंग्विस्टिक सेंसस की अगर हम बात करें, देखिए 121 मदर टंग्स है। देखिए डायलेक्ट्स बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ पे इंडिया में एक बहुत फेमस सेइंग है, हर 3 किलोमीटर बाद भाषा बदली जाती है। चलो भाषा सेम रहती है, चाहे वो पंजाबी है चाहे वो हिंदी है, लेकिन डायलेक्ट बदल जाता है ना। तो अब हमारे 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। हिंदी इज वन ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। आई एम श्योर आपने पॉलिटी में बात पढ़ी है। अब हिंदी क्या, देखिए हिंदी बोलने के लिए यहाँ पे हमारे पास स्पीकर्स कम है। अभी हम भी हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हिंदी तो बहुत बोली जाती है इंडिया में। इनफैक्ट अगर आंकड़ों की माने तो हिंदी इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन। लगभग 53 करोड़ इंडिविजुअल्स दे स्पीक इन हिंदी, विच इज अराउंड अबाउट 44% ऑफ द पॉपुलेशन।
ठीक है। तो जितनी भी पॉपुलेशन है 140 करोड़ है कि 138 करोड़ है कि 150 करोड़ है, उसमें से 53-54 करोड़ जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। उसके बाद जो भाषा बहुत कॉमन बोली जाती है वो है बंगाली। नाउ दैट इज अ मदर टंग फॉर ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु नो हिंदी, चलो एक तो है कि हिंदी जो बोलते हैं, कोई ऐसे भी हैं जिनको हिंदी समझ आती है लेकिन वो बोलते नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो कोई और भाषा बोलते हो। ठीक है, अब कोई ऐसा है जो पंजाबी बोलता है, उसको हिंदी समझ आती है लेकिन वो हिंदी में बात नहीं कर पाता, ये बात भी आ जाती है। अगर हम इसको भी गिने इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु नो हिंदी, द काउंट क्रॉसेस मोर देन हाफ द कंट्री। तो ये जो 53-54 करोड़ है, तो दिस वुड बी मोर देन 80 करोड़ पीपल। नियरली अराउंड अबाउट 14 करोड़ जो लोग हैं रिपोर्टेड हिंदी एज देयर सेकेंड लैंग्वेज। दिस मेक्स, ये आंकड़े हैं, तो दिस मेक्स इट ईदर हिंदी, यानी दिस मेक्स हिंदी ईदर एज द मदर टंग और एज द सेकेंड लैंग्वेज फॉर नियरली 55% ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहां पे आपके सामने दोस्तों एक डेटा है, अ जायंट अमंग 121 लैंग्वेजेस। तो मदर टंग बाय स्पीकर्स 2011 की हम बात करें तो यहां पे आपके सामने फिगर्स है, हिंदी यानी कि ऑलमोस्ट 44%, बंगाली अराउंड अबाउट 8%, उसी तरह से मराठी, तेलुगु, तमिल। तो आप इसको देख सकते हैं, पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे आपको यहाँ पे ये चार्ट दिख जाएगा। तो व्हाट एक्सप्लेन्स द हाई नंबर्स ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी, यहाँ पे ये बात समझते हैं। हिंदी हार्टलैंड की बात करें, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राइट, ये हिंदी हार्टलैंड है। तो वन ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन इज कि हिंदी इज द प्रिडोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन इन दीज स्टेट्स। Another reason is that a number of languages are bracketed under Hindi। तो ये बात किसने बोली? डॉक्टर गणेश देवी ने। तो ये डॉक्टर गणेश देवी ने आर्टिकल हिंदू में लिखा था, जिसकी हम समरी अभी डिस्कस कर रहे हैं, दोनों आर्टिकल्स की, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन की भी, और जो आर्टिकल आज इन्होंने डॉक्टर गणेश देवी ने लिखा है हिंदू में। अब ये कौन है? ये चेयरमैन है ऑफ द पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो ये जितनी भी लैंग्वेजेस, जो भी भाषाएं इंडिया में बोली जाती हैं, उसको मैप किया जा रहा है। तो वो ये कहते हैं कि 2011 में around about 1400 mother tongues were reported by the people and hundreds were knocked out। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे बात करें, जो मदर टंग्स थी बहुत सारी, they were grouped into languages। so फॉर एग्जाम्पल लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी उनकी मातृभाषा है, लेकिन सेंसस के हिसाब से भोजपुरी को भी हिंदी में डाल दिया गया था। तो इस हिसाब से हिंदी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वो और वाइडर हो रही है, बिकॉज बहुत सारी जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं, मदर टंग्स, उसको हिंदी के ब्रैकेट में डाला जा रहा है। एंड फिर सवाल आता है कि हाउ वाइडली इज इंग्लिश स्पोकन। देखिए पहली बात तो इंग्लिश हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से नहीं आती, जो कि 8वें शेड्यूल में है। इट इज वन ऑफ द 99 नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। इन टर्म्स ऑफ मदर टंग, इन टर्म्स ऑफ मातृभाषा, इंडिया हैड जस्ट 2.6 लाख इंग्लिश स्पीकर्स इन 2011। अब यहाँ पे डॉक्टर गणेश देवी ये बोलते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 2-2.5 लाख लोग ही इंग्लिश उनकी मदर टंग हो, ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश बोलने वाले तो बहुत होंगे, है ना। हमारा आईटी सेक्टर, हमारा बीपीओ सेक्टर, केपीओ सेक्टर, एडुटेक सेक्टर क्यों थ्राइव कर रहा है? बिकॉज वी हैव अ वाइब्रेंट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन। अदरवाइज तो चाइना में भी आईटी सेक्टर काफी थ्राइव कर सकता था, लेकिन हमारे यहाँ पे देखो इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि जर्मनी में लोग जर्मन बोलते हैं, फ्रांस में फ्रेंच बोलते हैं, कोरिया में कोरियन बोलते हैं, जापान में जापानीज, फाइन। लेकिन यहाँ पे ये कहना, देखिए यहाँ पे हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं। मैं बार बार कहता हूं दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक चीज है, लेकिन वी शुड सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। ठीक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पे एक भाषा बोलना कि एक ही भाषा सब बोलेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। जर्मनी का साइज देखिए और इंडिया का साइज देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, अब ये कहना, अब देखिए इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश चलो बात समझ आ जाती है। अब अगर कोई तमिलनाडु में है, तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से आप गुजरात से हैं और आप तमिलनाडु जा रहे हैं, तो आपको देखिए गुजराती में तो आप तमिल के साथ बात नहीं कर पाएंगे और उसकी भाषा आपको समझ नहीं आएगी, तो आप इंग्लिश में तो वार्तालाप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो एक मॉडरेशन सा हो जाता है। तो बात करें इंग्लिश की, इट वॉज द सेकेंड लैंग्वेज, तो चलो यहां पे तो बोल दिया कि मदर टंग 2.5 लाख लोगों की है। इट वॉज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ अराउंड अबाउट 8.3 करोड़ पीपल इन 2011 एंड दिस वॉज सेकेंड ओनली टू हिंदी 13.9 करोड़। तो जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर हिंदी लगभग 14 करोड़ लोगों की सेकंड लैंग्वेज है, तो इंग्लिश जो है वो लगभग 8 करोड़ लोगों की सेकंड लैंग्वेज है। अगर थर्ड लैंग्वेज भी ऐड करें इंग्लिश को, देन इंग्लिश वॉज स्पोकन एज मदर टंग नंबर 1, एज सेकेंड लैंग्वेज नंबर 2 और थर्ड लैंग्वेज बाय ओवर 10% ऑफ द पॉपुलेशन। 10% ऑफ द पॉपुलेशन मीन 10% ऑफ द 140 और 150 करोड़ पॉपुलेशन वी हैव इन इंडिया। दिस इज बिहाइंड ओनली हिंदीज 57%। और इसके बाद जो बंगाली है वो तीसरे नंबर पे आ जाती है 9% में। अगर मैं रिपीट करता हूं, अगर इंग्लिश को एज अ थर्ड लैंग्वेज भी हम ऐड करके चलें, यानी कि इंग्लिश एज मदर टंग प्लस इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज प्लस इंग्लिश एज थर्ड लैंग्वेज,
तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज इज बोथ एन एड एंड एन एम। देखिए, अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो धार कमीशन है, जीवीपी कमीशन है, फजल अली कमीशन है, तो यहाँ पे देखिए बहुत कैटेगोरिकली बात डिसाइड करी गई थी। जो स्टेट्स को सेटअप किया गया था वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया गया था, ठीक है। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, कन्वीनियंस हो, ठीक है, लोग अपनी भाषा के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, राइट। ऑफकोर्स वी आर इंडियंस फर्स्ट, लेकिन ये बात भी डिनाई नहीं की जा सकती कि हमको अपनी भाषा से भी बहुत प्रेम होता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, गुजराती है, पंजाबी है, हिंदी है, आसमीज है, कोई भी भाषा हो, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये बात यहां पे कंक्लूजन में ये आती है कि द होम मिनिस्टर लाइक मेनी ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स, उनको ये बात शायद वो इग्नोर कर रहे हैं दैट लैंग्वेज इज नॉट ओनली अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है। लैंग्वेज में बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव तरीके से लैंग्वेज को नहीं देखा जा सकता। इट इज अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव थिंग टू व्यू एट। चलिए, तो आज का अगला जो एडिटोरियल है ये आज का लास्ट रहेगा, हिट्स एंड मिसेस इंडिया सोलर पावर एनर्जी टारगेट्स। देखिए दोस्तों, हम सोलर एनर्जी की बात करें तो 2015 में जो COP21 पेरिस में हुआ था, तो हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस अनाउंस किया था। यानी कि जो देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं वो इस संगठन का हिस्सा बन सकते हैं। अब सोलर, देखिए, अब नीड ऑफ द आवर है कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी पे थोड़ा डिपेंडेंस अपनी ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। अब आने वाले समय में हम नहीं चाहेंगे कि कोयले से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, राइट। तो इससे अब देखिए, यहाँ पे देखिए धूप बहुत पड़ती है आजकल, तो धूप कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, ठीक है, हीट वेव्स की भी बात चल रही है। तो देखिए, अब यहाँ पे इंडिया में प्रॉब्लम सनशाइन की तो नहीं है, अबंडेंट सनशाइन रहती है काफ़ी टाइम के लिए, साल में काफ़ी दिनों तक सनशाइन अच्छी रहती है। अब उसको हार्नेस किया जा सकता है। तो सोलर एनर्जी को लेके बहुत एम्बिशियस टारगेट्स हमने पीछे अनाउंस करें। इनफैक्ट अगर अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी जो COP26 ग्लासगो में हुआ था, तो वहां पे जहां पे हमने नेट जीरो टुवर्ड्स 2070 अनाउंस किया था, वहां पे हमने एक और बात बहुत स्पष्ट करी थी कि बाय 2030 हम जो हमारा टारगेट है, राइट, मोदी जी बार बार कहते रहते हैं कि अब पहले तो बातें मेगावाट में होती थी, अब गीगावाट्स में बातें हो रही हैं। तो मोदी जी ने अनाउंस किया था कि भाई बाय 2030 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हम जनरेट करेंगे, जिसमें से दोस्तों 300 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी से जनरेट होगा। बहुत एम्बिशियस बातें हैं। अब यहां पे कुछ लेकिन फाइंडिंग्स आई हैं हमारे सामने कि हम शायद कुछ सोलर टारगेट्स को मिस कर चुके हैं जो हमने टारगेट्स रखे थे। तो अगर हम शुरू करें अपनी जर्नी को, तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, ऑल्सो नोन एज द नेशनल सोलर मिशन, ये 2010 में इसकी शुरुआत करी गई थी। पहली बारी गवर्नमेंट ने फोकस करना शुरू किया था कि कैसे सोलर पावर को प्रमोट किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, हार्नेस किया जा सकता है। उस समय अंडर द स्कीम जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी टारगेट था उस टाइम पे 20 गीगावाट का रखा गया था, 20 गीगावाट का रखा गया था बाय 2022। 2015 में ये टारगेट को रिवाइज किया। 2015 में COP21 होता है पेरिस में, तो वहां पे हमने ISA का अनाउंस किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। उसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है? गुरुग्राम में है। द टारगेट वाज रिवाइज्ड टू 100 गीगावाट एंड इन अगस्त 2021 द गवर्नमेंट सेट अ सोलर टारगेट ऑफ 300 गीगावाट बाय 2030। तो पहले बातें मेगावाट्स में होती थी, अब कितने सारे गीगावाट्स में बातें हो रही हैं। तो 500 गीगावाट में से जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 300 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी से ही है। अब प्रेजेंट डे सिनेरियो की हम बात करें तो आज के टाइम पे इंडिया का रैंक 5वें नंबर पे है आफ्टर चाइना, USA, जापान एंड जर्मनी इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी। पोटेंशियल बहुत है, आई एम श्योर हम नंबर 1 पे भी आएंगे, लेकिन आज के टाइम पे नंबर 5 पे है। एज ऑफ December 2021 जो हमारी टोटल सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 55 गीगावाट्स, विच इज रफली हाफ द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। इट इज ऑल्सो द 14%, ये आंकड़े हैं तो ये आंकड़ों को आप कोट कर सकते हैं अगर आपको याद रहे जब इस थीम के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो, या अगर आप ऐसे में लिख रहे हैं। इट इज ऑल्सो 14% ऑफ द ओवरऑल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ इंडिया। अब ये 55 गीगावाट में से जो ग्रिड कनेक्टेड यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स हैं, जो बहुत बड़े स्केल पे होते हैं, दे कंट्रीब्यूट 77%। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है जो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, ये अभी बहुत कम है, राइट। यहां से जो जनरेशन हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। तो ये जो रिपोर्ट आई है, जो अभी हिंदू एक्सप्लेन्स में जो आपके साथ मैं आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूं, ये रिपोर्ट किसने बनाई है? 2 एनर्जी रिसर्च फर्म्स ने बनाई है। एक तो है JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स एंड द इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स, ठीक है। नाउ दिस रिपोर्ट सेज कि इंडिया विल लाइकली मिस जो 2022 का टारगेट था ऑफ इंस्टॉलिंग 100 गीगावाट्स ऑफ सोलर कैपेसिटी। तो 55 गीगावाट तो है, लेकिन 100 गीगावाट की टारगेट रखा गया था, तो वो जो है टारगेट हम मिस कर देंगे। व्हाई? अगेन दिस इज बिकॉज जो रूफटॉप सोलर टारगेट है दैट हैज बीन लैगिंग बिहाइंड।
तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम बात करें व्हाट इज अ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पीवी प्रोग्राम, तो दोस्तों ये हमारे सोलर पैनल्स हैं, ठीक है। सोलर पैनल से सोलर इन्वर्टर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी, जो डीसी इलेक्ट्रिसिटी है वो एसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। उसके बाद ये एनर्जी मीटर में जाती है। तो ये जो है हमारा ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम है। अगर हम बात करें दोस्तों यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स की, देखिए यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो दे आर डिटरमाइंड बाय साइज। अब इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन भी वेरी करती है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी 1 मेगावाट की भी हो सकती है यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स की, इसकी कैपेसिटी 5 मेगावाट्स की भी हो सकती है, इसकी कैपेसिटी 20 मेगावाट्स की भी हो सकती है, ठीक है। जो यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स है दे ऑफर अस मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपेयर टू द रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। देखिए जो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, पहली बात तो देखिए एक्सपेंसिव बहुत है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में अगर आपने लगाने हैं, देखिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आप मैंडेटरी भी कर दें टियर 1 सिटीज में, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये पैनल्स इंस्टॉल करने में जो प्राइस होती है लाखों में लगती है। तो अगर सरकार सब्सिडी भी देगी तो भी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज सरकार इतनी ज्यादा सब्सिडी तो नहीं दे सकती ना कि आपको 3 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी कि आपने रूफटॉप वहां पे लगाना है, सोलर पैनल लगाना है, ठीक है। तो जो रूफटॉप सोलर है दैट इज वेरी लिमिटेड आल्सो एज कंपेयर टू यूटिलिटी स्केल। रूफटॉप सोलर का जो एक्सपेंस है वो बहुत लिमिटेड है। Larger projects of scale are in optimal locations with the highest amount of guaranteed sun exposure. Now, अगर हम utility scale projects पे ज़्यादा emphasize कर रहे हैं, that also provides us the opportunity for wider battery storage. This means कि हम ज़्यादा बिजली जनरेट कर पाएंगे utility scale project से, चाहे बारिश हो या ना हो, चाहे धूप पड़ रही है चाहे नहीं पड़ रही है, लेकिन हम ज़्यादा बिजली जनरेट कर सकते हैं comparatively to the rooftop solar program. Now, reasons for the rooftop solar adoption not meeting targets. देखिए दिसंबर 2015 में अगेन यहाँ पे कुछ आंकड़े आ जाते हैं। गवर्नमेंट ने अपना पहला फेज लॉन्च किया था ऑफ द ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे बात करी गई थी कि कैसे रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स हैं उनको कैसे इंसेंटिवाइज किया जा सकता है कि वो भी अपने घर की छत पे रूफटॉप सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर सके। जो सेकेंड फेज था वॉज अप्रूव्ड इन February 2019। उसका टारगेट था 40 गीगावाट्स का, ठीक है। 40 गीगावाट्स ऑफ रूफटॉप सोलर कैपेसिटी बाय 2022। एज ऑफ नवंबर 2021 the phase 2 target of 4 gigawatt which was set for the residential sector, तो 40 गीगावाट में से 4 गीगावाट का जो टारगेट था वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए सेट किया गया था, लेकिन इसमें से सिर्फ 1 गीगावाट ही इंस्टॉल हो पाया है। तो डेफिनेटली पैंडेमिक के चलते बहुत सारे ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो कि सोलर पैनल्स बनाने में लगते हैं। तो ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं, तो बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रप्शन इन द सप्लाई चेन्स ड्यू टू द पैंडेमिक, दैट वाज द की रीजन कि जो रूफटॉप सोलर अडॉप्शन जो प्रोग्राम है उसमें थोड़ा लैग आ गया था। एंड एनी गेसेस, जो फोटो, अगर हम पीवी पैनल्स की बात करें, पीवी सेल्स की बात करें, कहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं? हम यहाँ पे तो इतने बन नहीं रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, और चाइना बहुत सस्ते दाम में हमको एक्सपोर्ट कर रहा है जो पीवी सेल्स हैं। चैलेंजेस की बात करें, पैंडेमिक इंड्यूस सप्लाई चेन, एक तो ये प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद रेगुलेटरी रोड ब्लॉक्स की बात करें, लिमिट्स टू द नेट मीटरिंग, टैक्सेस ऑन द इंपोर्टेड सेल्स एंड मॉड्यूल्स, यहाँ पे भी बनते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स की अगर हम बात करें, लेकिन बाहर से अगर चाइना की हम बात करें, चाइना से और सस्ते दाम में आते हैं, ठीक है। तो जो हमारे टैक्स ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो बहुत फेवरेबल नहीं है। अनसाइंड पावर सप्लाई एग्रीमेंट्स एंड फाइनेंसिंग इश्यूज, और साथ में एक और बात है, लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है इस चीज़ के बारे, तो अवेयरनेस भी मोबिलाइज करना बहुत जरूरी है। कमिटमेंट टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, देखिए सोलर एनर्जी के ऊपर जो हमारी रिलायंस रहने वाली है, अगर हम आने वाले समय में हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करते हैं, कोल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की बात करते हैं, या हम नेट जीरो की बात करते हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा रहने वाली है। इनफैक्ट सोलर पावर इज वन ऑफ द मेजर prong of India's commitment to address global warming according to the terms of the Paris Agreement in 2015. Or as far as achieving net zero is also concerned, or the net carbon emissions, तो solar energy is going to play a very crucial role. ठीक है, तो यहाँ पे वही बात आ गई जो मैंने शुरुआत में अभी कही थी कि एट ग्लासगो इट वाज अनाउंस कि भाई हमने जो 500 गीगावाट का जो टारगेट रखा है रिन्यूएबल एनर्जी का बाय 2030, उसमें से जो 300 गीगावाट है वो सोलर एनर्जी से ही अचीव करेंगे। लेकिन अभी जो करंट रास्ते पे हम चल रहे हैं, अगर ऐसे चलते रहे तो जो रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं कि जो इंडिया का सोलर टारगेट है जो हमने 300 गीगावाट का रखा है बाय 2030 विल बी ऑफ द मार्क बाय अबाउट 86 गीगावाट। सो ये भी है, अगर हम 2022 में 100 गीगावाट का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का टारगेट नहीं अचीव कर पाए हैं, तो ऐसा लगता है कि 2030 तक भी हम 300 गीगावाट का जो टारगेट है वो शायद अचीव नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कम रह जाएंगे उसमें। What is the way forward? तो इंडिया के जो रूफटॉप सोलर मार्केट है, दैट इज ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग टू ग्रो।
दिस वॉज पार्टली हेल्ड बाय लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, तो कंज्यूमर अवेयरनेस को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है. बट थैंक्स टू द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, कॉस्ट इंक्रीजिंग, ग्रिड टैरिफ्स, राइजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस विच इज नाउ हैपनिंग. तो चलो 4 गीगावाट का रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का टारगेट था, उसमें से 1 गीगावाट तो हमने अचीव करा है. तो कहीं ना कुछ अवेयरनेस बढ़ रही है. ठीक है. द रूफटॉप सोलर मार्केट इज ग्रेजुअली कमिंग अप. इट नीड, देखिए अवेयरनेस अभी और बढ़ाने की जरूरत है लोगों के अंदर, थोड़ा और यहाँ पे इंसेंटिव्स देने की जरूरत है सरकार को भी, लोगों को. अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की बात करें तो डेफिनेटली अगर हम ये करते रहेंगे तो शायद हम अपना टारगेट मीट डेफिनेटली कर पाएंगे. चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से 2019 में क्वेश्चन आया था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एग्रीकल्चर सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट, ये स्टेटमेंट 1 है. सेकंड है कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट. थर्ड क्या है, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू द एनवायरनमेंट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, आप कमेंट सेक्शन में, अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना. और क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम द एडिटोरियल्स. तो यहां पे आपका व्यू आएगा, आपका पर्सनल व्यू क्या है. डू यू थिंक, ये हाईली ओपिनियनेटेड क्वेश्चन है, डू यू थिंक इंडिया नीड्स टू इमिटेट वन नेशन वन लैंग्वेज मॉडल, इसको 250 शब्दों में बताइए. या दूसरा ऑप्शन है, हाउ क्रिटिकल इज सोलर पावर टू इंडियाज कमिटमेंट टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, ये एक पार्ट है क्वेश्चन का. व्हाट आर द गैप्स कमिंग इन द वे ऑफ इंडिया अनएबल टू अचीव इट्स सोलर टारगेट्स, ये इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है. 250 शब्दों में आप इसको आंसर कर सकते हैं. चलिए, सो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही. मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ. तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.